सभी विद्यार्थियों का केवीएस पीजीटी हिंदी के इस क्लास सेशन में एक बार फिर से अभिवादन है। इधर मैं कई दिनों से काफ़ी व्यस्त थी, इसलिए क्लास वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज से मैं कंटिन्यू और एक दिन में दो कम से कम कोशिश करूँगी क्लास वीडियो पीजीटी हिंदी की लाने की। और प्लीज़ आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी वहाँ आप लोग मांगिएगा तो पीडीएफ भी इस क्लास की मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। केवीएस पीजीटी हिंदी के नए सिलेबस में शामिल पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। तो पहले देखते हैं परंपरानुसार। पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जन्म 4 मार्च 1921 औराही हिंगना जिला पूर्णिया अब अररिया, पहले पूर्णिया जिला था नाम था और अब अररिया हो गया है, बिहार में। प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे ये उपन्यास हैं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप कहानी संग्रह है। रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप कहानी संग्रह। ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व संस्मरण है। नेपाल क्रांति कथा रिपोर्टाज तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में पूरी समग्र है। निधन 11 अप्रैल 1977 को पटना में। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही सृजनहार के बधे बधाए नियम कानून नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों एवं संघर्षों से भरा हुआ है। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को तेवर देने के में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायकी इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदले के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने के लिए वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को
क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल के पोल में बदल देते हैं तो इस करुणा त्रासदी को लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु क्या हमारी भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा परिचय था रेणु जी का और पाठ की भूमिका थी पहलवान की ढोलक कहानी की। तो चलिए ये रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। शुरू करते हैं पहलवान की ढोलक कहानी। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करोड़ सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज, हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरे पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती है और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती है। सिर पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती है। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आजा भिड़, आजा भिड़ जा। फिर बीच बीच में चटाक चट धा, चटाक चट धा, यानी उठकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लट्टन सिंह पहलवान यूं तो वह कहा करता था लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। देखिए यही है पहलवान लुट्टन सिंह जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग धारोष्ण दूध पिया करता था, कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगता। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्याम नगर में ले गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह।
वो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, मारा पर वाह रे बहादुर! लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार। तुम पागल हो जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुकुम। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। भीड़ अधीर हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही उसने अपनी प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चट धा गिड़ धा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढीना अर्थात वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा, हलवा। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिड़ धा। डरना मत। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वो अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, ढाक धीना तिरकिट धीना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज रहा था। चटाक चट धा। उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धिक धीना अर्थात चारों चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा। धा गिड़, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलता इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामनंद की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता टाल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली।
पंजाबी में पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, उसे अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा। उसने क्षत्रिय का काम किया। उसी दिन से लट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवान को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खा के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आ जा कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता है। हाँ हाँ, सुनने वाले कहते हैं राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझते पहलवान बोला। मेलों में वो घुटनों तक लंबा चोंगल पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सुस्ती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की इसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे लें, और 1.5 सेर और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस ठुड्डी को पान के लाल से रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वो अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी कि यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंस साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा। वो दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों को कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों के चपेटाघात में पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भाई पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी।
वहीं पर रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर पहलवान होते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग काखते, कूखते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढाढ़स देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो भैया, घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे। कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चुप भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों को शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी का सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। वे मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। बाबा उठा पटक वाला दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता, मारो बहादुर। प्रातः काल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंदन पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जंघियां पहन ली। सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। किसानों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। आंसू पूछते हुए एक ने कहा, गुरुजी ने कहा था जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पीठ के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। चलिए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु देखें। परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया जिले, जो कि अब अररिया है, और आही हिंगना गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में तथा उच्च शिक्षा फरबिसगंज विराटनगर नेपाल में हुई थी तथा उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में, उच्च शिक्षा फारबिसगंज विराटनगर नेपाल में तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई थी।
इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, जिसके कारण इन्हें 3 वर्ष जेल भी हुई। फणीश्वर नाथ रेणु जी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित मैला आंचल एक बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास है। रेणु जी की प्रथम कहानी 1944 में प्रकाशित बट बाबा तथा अंतिम कहानी 1972 में प्रकाशित भित्ति चित्र है। रेणु जी का मूल नाम फणीश्वर नाथ मंडल था। इन्हें रेणु नाम श्री कृष्णा प्रसाद कोइराला का दिया हुआ है। 1970 में फणीश्वर नाथ रेणु जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 11 अप्रैल 1977 को पटना, बिहार में इनका निधन हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं रसप्रिया। देखिए, जिसमें जिन कहानियों में मैंने टिक लगाई हुई है रेड कलर से, वो कहानियां परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सारी कहानियां पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैंने इन्हें टिक कर दिया है कि ये इम्पोर्टेंट है। रसप्रिया, ठेस, मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम। मारे गए गुलफाम कहानी का ही नाम तीसरी कसम भी है। पहले ये मारे गए गुलफाम नाम से प्रकाशित हुई थी, उसके बाद इसे तीसरी कसम नाम से प्रकाशित किया गया और तीसरी कसम नाम से ही इस पे राज कपूर जी ने फिल्म भी बनाई है और फिल्म के प्रमुख पात्र हीरामन और हीराबाई है। एक आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट शीर्षक से देखिए प्रेमचंद जी की भी कहानी है। नैना जोगिन, पुरानी कहानी नया पाठ, लाल पान की बेगम, पहलवान की ढोलक, संवादिया, अक्ल और भैंस, पुरानी कहानी, 3 बिंदियां, अग्नि संचारक, अतिथि सत्कार, अथ बाल कांडम, अभिनय, एक कहानी का सुपात्र, न जाने के ही वेश में, पार्टी का भूत, वंडरफुल स्टूडियो, विकट संकट, कहानी संग्रह इनके, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये कहानी संग्रह है। अग्निखोर, अच्छे आदमी, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप इनके उपन्यास हैं। मैला आंचल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रतीक, इनके सारे इम्पोर्टेंट है उपन्यास। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये सभी उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। यात्रा संस्मरण है, ऋणजल धनजल। देखिए, ये ऋणजल धनजल संस्मरण में भी आता है, लेकिन ये संस्मरण रूप में, संस्मरणात्मक रूप में लिखा गया यात्रा वृत्त है, मतलब यात्रा संस्मरण, इसीलिए इसको कहते हैं। तो कभी कभी रेणु जी का यात्रा संस्मरण पूछा जाता है तो ऋण जलधर है, और संस्मरण में भी ये आता है। रिपोर्टाज है इनके नेपाली क्रांति कथा, कुत्ते की आवाज, जय गंगा, संस्मरण है वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। रेणु जी की समग्र रचना रेणु रचनावली नाम से 5 खंडों में प्रकाशित है। नोट विशेष, निर्मल वर्मा जी ने फणीश्वर नाथ रेणु जी की मृत्यु पर लिखा है, रेणु नहीं है मेरे लिए अब यह भी अखबारी अफवाह है। रेणु जी द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। लुट्टन सिंह इस कहानी का प्रमुख पात्र है। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने को रेखांकित करती है। राजा साहब के मरते ही नई व्यवस्था ने जन्म लिया, पुराने संबंध समाप्त कर दिए गए, पहलवानी जैसा लोक खेल समाप्त कर दिया गया। यह भारत पर इंडिया के छा जाने का प्रतीक है। यह व्यवस्था लोक कलाकार को भूखा मरने पर मजबूर कर देती है। चलिए अब कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न कर लिए जाएं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1932 को, 4 मार्च 1972 को, 4 मार्च 1921 को या 4 मार्च 1931 को। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन स सही है इसमें। फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मस्थली कहाँ है? औराही हिंगना में, ब जिला पूर्णिया अब अररिया, स बिहार में, द उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी होगा। हिंगना। फणीश्वर नाथ रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला?
1970 में, 1972 में, 1921 में या 1974 में? तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार 1970 में मिला, ऑप्शन ए सही है। 1972 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी और 1921 में इनका जन्म हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु जी किस श्रेणी के रचनाकार हैं? ऐतिहासिक कथाकार, राजनैतिक कथाकार, आंचलिक कथाकार या मनोवैज्ञानिक कथाकार? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी आंचलिक कथाकार हैं, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सर। पहलवान की ढोलक कहानी के कथाकार हैं अज्ञे जी, निराला जी, जैनेन्द्र जी या रेणु जी? तो पहलवान की ढोलक कहानी के कथाकार रेणु जी हैं, ऑप्शन द सही है। पहलवान की ढोलक कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? लुट्टन सिंह, चांद सिंह, विधवा सास, उपर्युक्त सभी? तो देखिए उपर्युक्त सभी कहानी के पात्र हैं पहलवान की ढोलक के। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? लुट्टन सिंह, शेरा सिंह, चांद सिंह या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, ऑप्शन सी सही है। देखिए मैंने गलती से द लिख दिया। पहलवान लुट्टन सिंह कितने वर्ष की आयु में अनाथ हो गया था? 10 वर्ष में, 9 वर्ष में, 11 वर्ष में या 14 वर्ष में? तो पहलवान लुट्टन सिंह 9 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गया था। चट गिड़धा रेणु जी ने इन शब्दों का प्रयोग कहानी में क्यों किया है? ये संगीत के बोल हैं। कुश्ती के समय होने वाले दाव पेच को जीवंत अनुभव करवाने हेतु उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। उपर्युक्त दोनों सही है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसमें ऑप्शन बी सही है कि इन शब्दों का चट गिड़धा का प्रयोग इन्होंने इसलिए किया क्योंकि कुश्ती के समय होने वाले दाव पेच को जीवंत अनुभव पाठक कर सके उसे पाठ को पढ़ते समय, कहानी को पढ़ते समय। लुट्टन सिंह के को दरबार में किस पद पर रखा गया था? तो लुट्टन सिंह को दरबार में राज पहलवान के पद पर रखा गया था, ऑप्शन सी सही है। क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे, ये बात कहानी में किसके लिए कही गई है? मंत्री के लिए, मैनेजर साहब के लिए, राजा जी के लिए या शेर के बच्चे के लिए? तो ये बात मैनेजर साहब के लिए कही गई है, ऑप्शन बी सही है। पहलवान की ढोलक कहानी में पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र, 2 पुत्र, 6 पुत्र या 8 पुत्र? तो पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे, ऑप्शन बी सही है। कहानी पहलवान की ढोलक में किन किन विपदाओं का जिक्र आया है? अनावृष्टि, अन्न की कमी, मलेरिया और हैजा, उपर्युक्त सभी? तो देखिए कहानी पहलवान की ढोलक में उपर्युक्त सभी विपदाओं का जिक्र आया है। कहानी में राजा का क्या नाम है? पहलवान की ढोलक कहानी, मैंने सिर्फ कहानी लिख दिया था इसलिए इधर ब्रैकेट में लिखा। पहलवान की ढोलक कहानी में राजा का क्या नाम है? राजा श्यामानंद, राजा मान सिंह, राजा गोकुलानंद, राजा भावानंद? तो पहलवान की ढोलक कहानी में राजा का नाम राजा श्यामानंद है। तो खत्म होता है ये टीचिंग सेशन पहलवान की ढोलक, और उम्मीद है आप लोगों के लिए जरूर परीक्षा उपयोगी साबित होगा। और अब नियमित रूप से आपको मेरी वीडियो मिलेगी KVS PGT की पहलवान पाठों पर आधारित की सारी वीडियोज में सारे पाठ में पूरी कराऊंगी परीक्षा से पहले। और आप लोग प्लीज मन लगाकर पढ़िए, और कुछ भी प्रश्न हो, मन में कोई भी दिक्कत हो, कोई किसी प्रश्न पर अटक जाइए तो जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। और कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम लिंक दे दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग मांगेंगे तो इसकी PDF भी डाल दूंगी वहां पर मैसेज करिएगा टेलीग्राम पर आप लोगों को अगर चाहिए होगी तो। धन्यवाद आप सबका, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।